गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इसके अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं टेबलर प्रेजेंटेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था टाइप ऑफ टेबल या उसी को बोला जाता है काइंड ऑफ टेबल। तो हम लोगों ने टेबल को बांटा था 3 प्रकार से, और वो था पहला जो प्रकार था वो था कंस्ट्रक्शन के आधार पर, और कंस्ट्रक्शन के आधार पर भी फिर आगे और बांटा गया था टेबल को, और वो था सिंपल टेबल, और दूसरा था कौन सा कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल को भी आगे बांटा गया था 3 तरह से, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो बांटा था टेबल को, तो वो 2 तरह से था, जनरल जो पर्पज टेबल है और दूसरी थी स्पेसिफिक पर्पज टेबल। अब जो तीसरा प्रकार से बांटा गया था टेबल को वो था ओरिजिनलिटी के आधार पर, तो एक थी ओरिजिनल टेबल और दूसरी थी डेरिवेटिव टेबल। तो उनको हम लोगों ने अच्छे से समझा था। तो आज हम लोग उससे आगे समझते हैं जो भी संबंधित चैप्टर में चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में आज समझते हैं हम लोग। रिक्विजिट्स या इसी को बोला जाता है एसेंशियल, या इसी को बोलते हैं फीचर ऑफ अ गुड टेबल, यानी एक अच्छी टेबल की क्या विशेषताएं होती हैं, उत्तम या उसी को बोलते हैं आदर्श टेबल में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या उनमें क्या फीचर हैं उनको समझते हैं, या उसके क्या आवश्यक लक्षण होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से लक्षण होने चाहिए का आदर्श टेबल में। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो उसमें विशेषता होनी चाहिए टाइटल से संबंधित, कि उसका टाइटल किस प्रकार का होना चाहिए। तो जो टाइटल है टेबल का वो टेबल के ऊपर होना चाहिए, और टाइटल संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, और उसमें वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जो भी विषय वस्तु टेबल में दी है उसके बारे में वो अच्छे से बता सके। और अगला जो इस संबंधित अच्छी टेबल की जो विशेषता है या उस आवश्यक लक्षण है वो है मैनेजेबल साइज। एक अच्छी टेबल क्या होनी चाहिए, आकार में बिल्कुल ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ही छोटी होनी चाहिए, और जो भी डेटा दिया हो उन सारी डेटा की विशेषताएं उस संबंधित टेबल में आ जानी चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कंपैरिजन, यानी तुलना। तो जो भी टेबल में डेटा दिया गया है वो इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए रो एंड कॉलम्स में, ताकि वो क्या हो सके, एक दूसरे से उसकी डेटा की तुलना हो सके, कंपैरिजन किया जा सके। और अगला जो एक विशेषता है या उसका आवश्यक लक्षण है किसका, बिल्कुल सही, एक अच्छी टेबल का, वो है अट्रैक्टिव, आकर्षक। एक अच्छी टेबल आकर्षक होनी चाहिए, यानी जब वो बनाई जाए तो उसकी बनावट अच्छी हो, लिखावट भी अच्छी हो, उनकी रेखाएं स्पष्ट दिखें, और साथ ही साथ उसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो भी बहुत अच्छा हो, ताकि देखने वाला देख के ही उसका मन करे कि उस संबंधित टेबल में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश करे। तो अट्रैक्टिव जब होगी, आकर्षक होगी टेबल, तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी। उनके जो भी दर्शक हैं, देखने वाले हैं, समझ सकते हैं, जो अपने काम में यूज करने वाले हैं उसमें। अगला जो हमारा आवश्यक लक्षण दिया हुआ है टेबल का वो क्या है, बिल्कुल सही, स्पेशल एम्फेसिस। तो टेबल में कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं, यानी कुछ मद ऐसी होती हैं जिन पे विशेष एम्फेसिस करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें दर्शाना चाहिए। बोल्ड जो भी लेटर हैं उनसे, यानी मोटा करके कुछ दर्शाया जा सकता है उन आइटम्स को, और उनको हेड कॉलम से हेड रो के पास रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी ज़्यादा महत्व की मूल्य हैं, पद हैं या आइटम्स हैं, उनको विशेष मोटे अक्षरों में दर्शाना चाहिए टेबल में, ताकि संबंधित जो भी उसको देखना चाह रहा व्यक्ति उसका ध्यान उस संबंधित चीज़ पर पहुंच सके। अगला जो हम लोग देखते हैं इसका जो फीचर है या इसी का कह सकते हैं आवश्यक लक्षण, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही, स्वीट द पर्पज। जिस उद्देश्य के लिए टेबल बनाई गई है उस उद्देश्य को क्या करना चाहिए, उस टेबल को पूरा करना चाहिए, बिल्कुल। यानी जो भी उद्देश्य के लिए, जिस रिसर्च के लिए उस संबंधित टेबल को बनाया गया है वो उस संबंधित टेबल से वो उद्देश्य क्या हो, पूरा हो। और अगला है हमारा जो आवश्यक लक्षण वो है सिंपल सिटी। तो जो भी टेबल है वो इतनी सिंपल होनी चाहिए और साथ ही साथ कम्पैक्ट होना चाहिए, ताकि वो इजीली क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें उसको समझा जा सके। अगला है कॉलम्स, यहाँ पर याद रखेंगे एक ऐसे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक ही वाई है, इसको करेक्ट करेंगे।
और साथ ही साथ जो पिछले लेक्चर में जो स्पेसिफिक लिखा हुआ था, स्पेशल लिखा हुआ था, तो उसमें डबल एल नहीं है, लास्ट में क्या है सिंगल ही एल है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो कॉलम्स एंड रो हैं वो शुड भी क्या हो नंबरेड, यानी अगर एक टेबल में बहुत ज़्यादा संख्या में पंक्तियां हैं, स्तंभ हैं, जिनको हम कॉलम बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन कॉलम को क्या कर देना चाहिए नंबरेड, यानी उनको संख्या दे देनी चाहिए अलग अलग, क्योंकि अगर अलग अलग संख्या देगी तो समझने में आसानी होगी और किसी प्रकार की जो भी टेबल है उसको उसमें जटिलता नहीं आएगी और वो आसानी से देखने वाला जो भी पढ़ने वाला है वो समझ सकेगा। और इसके साथ साथ है क्लियरिटी, अगला जो आवश्यक लक्षण है एक आदर्श टेबल का वो है क्लियरिटी, स्पष्टता, यानी एक सामान्य व्यक्ति भी जो भी टेबल पढ़ रहा है तो उसको देखकर टेबल को और चीज़ों को जो भी उसमें हैं वो समझ में आनी चाहिए, और इस प्रकार की टेबल में क्या होनी चाहिए क्लियरिटी होनी चाहिए। अगला जो हमारा आवश्यक लक्षण एक अच्छी टेबल का वो है एब्रीविएशंस, यानी एब्रीविएशंस यहाँ पर क्या है होना नहीं चाहिए, याद रखेंगे एब्रीविएशन किस में नहीं होना चाहिए, टेबल में जहाँ तक संभव हो सके एब्रीविएशन नहीं होना चाहिए। एब्रीविएशन का यहाँ मतलब है क्या संक्षिप्तीकरण, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं किया जाना चाहिए किसमें टेबल में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म करने से सामने वाला जो भी समझ देख रहा है टेबल वो सही से समझ नहीं सकता है, उसको समझने में दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर लिखा हुआ है एमपी, तो इसका मतलब जो टेबल में है वो है कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, लेकिन वो जो समझने वाला उसको दिक्कत हो सकती है क्या लिखा है। तो जहाँ तक हो सके जो भी रो हैं के शीर्षक हैं या कह सकते हैं कॉलम्स के भी हैं तो शीर्षक हैं, तो उनका भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना चाहिए, उनका फुल फॉर्म ही यूज करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। और अगला जो आवश्यक लक्षण है वो है यूनिट्स, इकाई। तो जो भी टेबल है उसमें वो जो भी सामग्री दी गई है, डेटा दिया गया है, वो किस इकाई में दिया गया है, जैसे टन में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, या लाख में दिया गया है, करोड़ में दिया है, तो ये इस तरह से वहाँ लिखा जाना चाहिए संबंधित टेबल में। और साथ ही साथ जो टोटल की बात करें तो एक टेबल में टोटल किया जाना चाहिए, सब टोटल किया जाना चाहिए, और जो ग्रांड टोटल है वो किए जाने चाहिए, जो रो है उनके भी टोटल किए जाने चाहिए, कॉलम्स के भी टोटल किए जाने चाहिए, और जो भी ग्रांड टोटल वो किए जाने चाहिए, तो सही रहता है और उसके तुलना योग्य हो पाती है टेबल। अब बात करते हैं परसेंटेज एंड रेशियो की, जो कि हमारा एक आदर्श टेबल का अगला पॉइंट है। अगर संभव हो सके तो जो भी टेबल है उसमें परसेंटेज फिगर देना चाहिए, ताकि जो भी डेटा है उस टेबल का वो क्या हो सके मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी अधिक सूचना देने वाला हो सके। तो परसेंट एंड रेशियो भी टेबल में होना चाहिए, एक अच्छी टेबल की ये विशेषता होती है। और अगला है जो हमारा पॉइंट वो है एक्सटेंट ऑफ एप्रोक्सीमेशन। तो अगर जो भी डेटा दिया हुआ है और वो दशमलव के अंकों के बाद ज़्यादा दिया गया है, तो उसको ये बताया जाना चाहिए कि कितने अंकों तक दिया है, 1 अंक तक दिया है, दशमलव के बाद 2 अंक तक दिया है, दशमलव के बाद 3 अंक तक दिया है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन भी दिया जाना चाहिए टेबल में। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ डेटा। तो जो जहाँ से डेटा के कलेक्ट किया गया है टेबल के लिए, आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, तो उस डेटा का सोर्स टेबल में लिखना चाहिए, और इससे ये पता चलता है कि जो टेबल है वो कितनी विश्वसनीय है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है। क्योंकि हमें पता है कि अगर जो भी अनुभवी संस्था है उसके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो जो एक्यूरेसी होती है डेटा की, रिलायबिलिटी होती है डेटा की, वो ज़्यादा होती है। और अगर अच्छे से कोई अनुभवी संस्था नहीं है और कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है तो उसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसमें लोगों को उतना विश्वास नहीं होगा। तो सोर्स ऑफ डेटा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति या संस्था कलेक्ट कर रही है डेटा, तो उसका जो भी उसने परिश्रम किया उसके बारे में भी लोगों को पता चले, ये भी बताता है सोर्स ऑफ डेटा। और लास्ट में क्या होना चाहिए, फुट नोट होना चाहिए
बिल्कुल अगर टेबल में कोई चीज़ नहीं बताई गई है और ज़्यादा बताने की आवश्यकता है तो वो चीज़ें फुटनोट के माध्यम से बताई जा सकती है। आपने देखा है कि फुटनोट सोर्स के टेबल के नीचे सोर्स के बाद लिखा जाता है। मैंने जो भी टेबल का फॉर्मेट है उसको आपको समझाया। इसके साथ साथ टेबल को जो भी टेबुलेशन के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, बनाया जाना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, टेबल बिल्कुल साइंटिफिक और सिस्टमेटिक रूप से बनाई जानी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, यानी वर्गीकरण और टेबुलेशन में क्या अंतर है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो दिया हुआ है डिफरेंस इन सीक्वेंस, यानी क्रम के आधार पर। तो जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, बिल्कुल उस क्रम में क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, टेबुलेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है वो आधार के रूप में कार्य करता है, किसके लिए, टेबुलेशन के लिए, बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट को हम लोग समझते हैं डिफरेंस ऑफ मेथड, जहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की का मेथड है, वहीं पर अगर हम बात करें टेबुलेशन की तो वो प्रेजेंटेशन का मेथड से। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस इन जो भी प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या अंतर होता है। तो डेटा को समानता और असमानता के आधार पर क्लास और जो होती हैं वर्ग होते हैं, वर्ग और उपवर्ग में किसके द्वारा बांटा जाता है, बिल्कुल सही, क्लासिफिकेशन में बांटा जाता है। और उसी संबंधित वर्गीकृत समंकों को जो भी रो है, कॉलम्स है, उसमें बांटा जाता है क्रमबद्ध रूप से, किसके माध्यम से, बिल्कुल सही, टेबुलेशन के माध्यम से, सारणियन के माध्यम से बांटा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ प्रेजेंट किसके आधार पर किया जाता है डेटा को, तो क्लासिफिकेशन में जो भी वर्ग हैं वो वर्ग के आधार पर प्रेजेंट किया जाता है डेटा को, जबकि जो टेबुलेशन है उसमें शीर्षक और शीर्षक के आधार पर डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो अगला हमारा पॉइंट है डिफरेंस का, वो है यूज ऑफ डेटा। तो जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें समंक अपने मूल रूप में ही होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, जबकि जो टेबुलेशन है उसमें मूल रूप के साथ साथ जो भी डिराइव्ड फॉर्म्स होता है उसमें भी क्या हो सकते हैं, समंक हो सकते हैं, किसमें, टेबुलेशन है, बिल्कुल सही। टेबुलेशन जैसे हो सकते हैं वो परसेंट में, रेशियो में और एवरेज में आदि में क्या हो सकते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, डिराइव फॉर्म में भी वो हो सकते हैं, क्या, समंक, बिल्कुल याद रखेंगे आप। तो इस प्रकार हमने सीखा एक आवश्यक जो एक आदर्श टेबल है उसमें क्या आवश्यक लक्षण होने चाहिए या विशेषताएं होनी चाहिए एक उत्तम टेबल में। और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन के बारे में भी जाना कि जो वर्गीकरण है और सारणियन है उसमें क्या अंतर होता है। धन्यवाद।